अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के मालवीय नगर फायर ट्रेजेडी पर सियासी रिएक्शन जारी। आरजेडी एमपी मनोज झा ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए सेफ्टी सिस्टम पर सख्त सवालात उठाए। उनका कहना था कि मुल्क में इंसानी जान की कदर कम होती जा रही और हर ट्रेजेडी के बाद सिर्फ ताज़ियत और अफसोस देखने को मिलता है। ह्यूमन लाइफ होल्ड्स नो वैल्यूज इन दिस कंट्री। हम सिर्फ ट्रिब्यूट्स और कंडोलेंस के नेशन बनकर रह गए हैं। मालवीय नगर फायर के बाद बिल्डिंग सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी पर बहस एक बार फिर तेज हो गई। मैं मानता हूं कि गवर्नेंस नाम की चीज इस देश काफूर हो गई है, खत्म हो गई है। हम एक रिएक्टिव फिनोमेना में जीते हैं। हादसा हुआ, कमेटी बनाई, मुआवजे की घोषणा की और इतिश्री हो गई। कल फिर अगले हादसे का इंतजार होता है। अगर आप कमोबेश देखें, कहीं भगदड़ हुई, छोटे लोगों पे गाज गिरा दी गई और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पर कभी कोई पर चर्चा नहीं होती। फॉरेन नेशनल हो या इंडियन सिटीजन्स हो, जान जान होती है। मुआवजे से कोई जान वापस नहीं आती। लेकिन इस सरकार का हम करें क्या, चाहे दिल्ली हो या केंद्र की। लाखों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और कर क्या रहे हैं आप? कमरे में लगे गमले को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गमला रिस्पॉन्सिबल है, इसको सजा दे दो, यहां से उठा के वहां रख दो। इस देश में जान की कोई कीमत नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, श्रद्धांजलियों के देश में तब्दील हो गए हैं। मौत होती है, हादसा होता है, श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओडिशा को स्मार्ट और रेसिलियंट स्टेट बनाने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने कहा कि मिलने वाले तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए से इकोनॉमिक और स्मार्ट सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने पर फोकस रहेगा। सीएम ने कहा है कि ब्रिक्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तजावीज़ मुस्तकबिल में डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकती है। ओडिशा हुकूमत टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाने की सिमत कदम बढ़ा रही। हमको बहुत बड़ा अवसर मिला और एक सौभाग्य की बात है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छा ढंग से और हम आगे बढ़ने के लिए हमारा वो प्रतीक्षित जो रामेश्वर से पारादीप तक कोणार्क होते हुए 8,301 करोड़ रुपए की अनुमानित लगते वाली नई स्वीकृति 160 किलोमीटर ग्रीनफील्ड तटीय राजमार्ग से ओडिशा के आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बहुत मजबूती मिलेगी। वो कल ही जो हमारा कैबिनेट था केंद्र सरकार की, उसी कैबिनेट में अप्रूवल हमको मिला है और निश्चित रूप से इतना बड़ा जो हमारा एक कोस्टल हाईवे का हमको जो मंजूरी मिली, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उनका जरूरत, हम बोल रहे थे कि 1999 से जो सुपर साइक्लोन आया था, इसमें से हमारा जैसे हमने मैनेजमेंट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था और धीरे धीरे हमको व्यवस्था जानते हुए और फिजिकली करते हुए हम जितना डेवलपमेंट आज तक हमने पहुंचे और निश्चित रूप से हमको केंद्र सरकार के सहयोग से हमको जीरो कैजुअलिटी तक हम पहुंच पाए हैं। और उसके बाद भी आज हमको और भी केंद्र से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का परिकल्पना के नाते ओडिशा को जैसे आगे बढ़ाने के लिए आज हमको जो एक कोस्ट लाइन हाईवे हमको मिला है और उनके साथ साथ हमें प्रस्ताव दिए थे इस साल में, जैसे BCPPR जो भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप इकोनॉमिक रीजन बनाने में, इसमें से भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमने कैसे कोस्ट लाइन का जो डिस्ट्रिक्ट है, पुरी है, जगतसिंहपुर है और कटक, खोर्धा है, इसमें से भी हमने इकोनॉमिक स्ट्रेंथन को बढ़ाते हुए हमको डिजास्टर मैनेजमेंट को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे डिजास्टर टाइम में हमने
हमारा इवैक्यूएशन को आगे बढ़ा सकते होते हुए और भी उसी टाइम में हमने कैसे अच्छा मैनेजमेंट करें, इसी आधार पर आज ब्रिक्स सम्मेलन में हमको और ज्ञान प्राप्त और निश्चित रूप से हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा और हमको भी ज्ञान प्राप्त होगा, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमको कैपिटल रीजन रिंग रोड जो हमारा सी ट्रिपुलर जो प्रोजेक्ट, इसको भी हमको जो रामेश्वरम से कोस्टल हाईवे जो ऐसे कोस्ट होते हुए निकलेगा दीघा तक, ऐसे ही रामेश्वरम से ही जो हमारा भुवनेश्वर का वेस्टर्न साइड में निकलते हुए एक जो कैपिटल रीजन रिंग रोड जो खर्दा, भुवनेश्वर, कटक, जो हमारा चौद्वार के जाते हुए टांगी में जो मिलेगा 111 किलोमीटर की, उसमें से भी 8,307 करोड़ के प्राप्त हुआ। इसी आधार पर करीब 22,000 करोड़ हमको जो प्राप्त हुआ, इसमें से हमारा कैपिटल को अच्छा ढंग से हम कैसे हमारा जो व्यवस्था इकोनॉमिक और स्मार्ट बनाने के लिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करते साथ साथ इकोनॉमी को बढ़ावा करते हुए और कोस्टल साइड में जैसे मैनेजमेंट अच्छा करे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट को, इसी आधार पर हमने जैसे आज काम कर रहे हैं केंद्र के सहयोग से और आज ब्रिक्स के आते हुए जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग जो आए हैं उनके जो हमको जो आज वहाँ निष्कर्ष में जो निकलेगा, जो सुझाव मिलेगा, जो प्रस्ताव मिलेगा, इसके आधार पर और भी हम अच्छा मैनेजमेंट कर सके। इसी आधार पर निश्चित रूप से अगले दिन में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने जिम्मेदारी संभालते ही काम का आगाज कर दिया। डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के विधानसौधा में ऑफिशियल्स के साथ अपनी पहली रिव्यू मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में गवर्नेंस, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स और पब्लिक वेलफेयर से जुड़े अहम मामलात पर गौर किया गया। सीएम ने ऑफिशियल्स को प्रोजेक्ट्स की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत दी। सेंटर की स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स पर पीएसी की रिपोर्ट से नया सियासी हंगामा। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्कीम्स में डिफिशिएंसी और डिस्क्रिपेंसीज और एलिज्ड माल प्रैक्टिस की निशानदेही की है। कमेटी की रिपोर्ट मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएगी। पीएसी के स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स में कई खामियां और बेज़ाब्तगियाँ और एलिजिडली माल प्रैक्टिस मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स के टेबल होने के बाद स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और फंड यूटिलाइजेशन पर बहस तेज होने के इम्कान हैं। Committee meeting today. Today we are discussing about the central government scheme of skill developments. Actually, it was a shocking revelation happened in this meeting because of the last 10 years, skill development ministries doing their flagship program, phase 1, phase 2 and phase 3. But as far as the committee is concerned, the result was not at all satisfactory. Lot many deficiencies, discrepancies and malpractices are happening in this ministry. So anyway, we asked for a clear-cut answer with the results which they have done for the country. And We'll discuss again. what was about sir defense offset, sir? Defense offsets also, we adopted 4 reports of the subcommittee. That committee report will be placed in the parliament. Okay. तमिलनाडु के तंजावुर में ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र पर बड़ा विवाद। पटुक्कोट्टाई के करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के पट्टा डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड के ज़रिए ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम। मुतासरा किसानों ने ऑफिशियल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फार्मर्स का कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मामला सामने आने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और लैंड ट्रांसफ़र प्रोसेस पर सवालात खड़े हो गए हैं। போலி பத்திரப்பதிவுகள் தொடர்ந்து நடந்த வண்ணம் உள்ளது. இதை நம்ம அடிக்கடி மாவட்ட ஆட்சியர் கலெக்டர்கிட்ட தொடர்ச்சியாக புகார் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நிலையில் திருவோணம் தாலுக்காவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் காவாலிப்பட்டி திருவோணம் 3 ரோட்டுக்கு அருகே உள்ள இடத்த ஒரு தனிநபர் இடத்த கூட்டுப்பட்டாவில் சம்பந்தமில்லாத நபரை ஒருத்தரை சேர்த்து விட்டு
ஏற்கனவே பத்திரப்பதிவு செஞ்சு அவர் பேரை நீக்கிட்டு பட்டாவில் அவருக்கு பட்டா மாற்றி கொடுத்து அவர் அந்த இடத்த ஒரு பத்திரம் தயார் பண்ணி அந்த இடத்த விற்பனையும் செஞ்சிடுறாரு. இதை நம்ம போயிட்டு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு வட்டாட்சியர்கிட்ட நம்ம வந்து முறையிட்டோம். நடவடிக்கை எடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துக்காரரோட விஷயம் ஏற்கனவே வருவாய் கோட்டாட்சியர்கிட்ட வழக்கு நிலுவையில் போய்கிட்டு இருக்கிறப்ப விஓவுக்கும் ஜோனல்டிக்கும் யார் அதிகாரம் கொடுத்து இதை மாற்றினாங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இப்போ வருவாய் கோட்டாட்சியரோட விஓவும் ஜோனல்டியும் மேலே அதிகாரியாங்கிற மனநிலை அந்த பகுதி மக்களில் நிலவிக்கிட்டு இருக்குது. இதை வந்து ஒரு தனி குழு அமைச்சு திருவோணம் வட்டாரச்சார அலுவலகத்தில் பட்டா மாறுதல் பத்திரப்பதிவுகளை ஆய்வு செஞ்சு அதை திருத்தம் பண்ணணுங்கிறது கேட்டுக்கிறோம். இதை மீறும் பட்சத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஒன்று திரட்டி இதே வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சாகு வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் என்பதை தெரிவித்துள்ளோம். இந்த ஐயாவோட சொத்து மதிப்பு 2 கோடி ரூபாய். 2 கோடி ரூபாய் சொத்தை தான் இப்போ அவங்க கைமாறுதல் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பல லட்சம் ரூபா வந்து ஜோனல் டிடி விஓவுக்கு கைமாறி இருக்கிறதா தகவல். 45 சென்ட். दिल्ली के मालवीय नगर फायर केस में नए इल्जामात सामने आ गए हैं। फॉर्मर दिल्ली चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने दावा किया है कि पूरा गेस्ट हाउस गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। उनका कहना है कि शहर भर में बिल्डिंग और बेसमेंट नॉर्म्स की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये गेस्ट हाउस पूरी तरह इलीगली ऑपरेट हो रहा था। दिल्ली में बिल्डिंग और बेसमेंट रूल्स की वाइड स्केल वायलेशन मौजूद है। हादसे के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इन्फोर्समेंट सिस्टम पर सवालात और तेज हो गए। बहुत शर्मनाक बात है कि कैपिटल में वो भी इतने बड़े अस्पताल के सामने एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें कि 21 लोग मर जाते हैं। पूरी बिल्डिंग इलीगल, पूरा गेस्ट हाउस इलीगल चल रहा है, पूरा कुछ भी वहाँ था ही नहीं जो लीगल हो। बेसमेंट में चल रहा है, आपका खाना बेसमेंट में बन रहा है या खाया जा रहा था, कहीं भी था जो बेसमेंट उसके लिए अलाउड ही नहीं है। कुछ एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो अनफॉर्चुनेटली लीगल हो। मगर सबसे दुख भरी बात यह है कि ये एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है दिल्ली में जो इस तरह के बिना कानून के चल रही है। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो 1/4 दिल्ली में इस टाइप की बिल्डिंग्स हैं जो कि बिना नक्शों के पास हुई हैं, बिना नक्शों के बना दिए हैं, 5-5 मंजिल की बनाई हुई हैं, फाउंडेशन तक नहीं है उनकी। और बेसमेंट्स तो अच्छे खासे एरियाज में बेसमेंट्स मिसयूज हो रही हैं। हमारी अपनी कॉलोनी में बेसमेंट्स मिसयूज हो रही हैं। बेसमेंट्स में क्या क्या हो रहा है कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ से तो कम से कम जो रेगुलर कॉलोनीज हैं इनमें तो कम से कम इनको सेव करो। तो समझ नहीं आता। अब यहाँ पे ना सिर्फ फेलियर इनका था, फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा फेलियर है। फायर ब्रिगेड भी कहते हैं कि फायर लगने के 1.5 घंटे बाद पहुंचे। अब ये कोई गांव में तो है नहीं, शहर के अंदर है। शहर के अंदर है, चौड़ी सड़कें हैं, कहाँ से या तो उनको खबर नहीं मिली है, मुझे कोई इसका ज़्यादा डिटेल आई नहीं है। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल फायर ट्रेजेडी पर गम व गुस्सा बरकरार। हादसे में 5 अफराद की मौत के बाद मुतासरीन के घर वालों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस वर्कर्स ने भी हॉस्पिटल में खराब इंतजामात और सेफ्टी अरेंजमेंट्स पर सवालात उठाए। परिवारों का कहना है कि रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पांस में कमियां नजर आई हैं। हादसे की तहकीकात जारी है जबकि जिम्मेदारियों का तयन करने का मुतालबा तेज हो गया है। अधिवक्ता भी है, सामाजिक सेवा भी करते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए अध्यक्ष हैं। लेकिन हम लोग जो आए, हम लोग बाहर में आए देख रहे हैं तो यहाँ कोई अपने पति को खोज रहा है कि मेरा पति का लाश भी तो मिल जाए। और वह पूछताछ किए हैं तो महिला सबको आने नहीं दिया जा रहा था। वो महिला सब अपना भाई को ढूंढ रहा है कि मेरा भाई भर्ती था, उसका लाश चाहिए, वो लाश भी नहीं मिल रहा। हम लोग आए हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने कि आखिर घटना क्या हुआ है इसकी जानकारी लेने। तो हम लोग को अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मैडम को बुलवाओ, इन लोग को अरेस्ट करवाओ। तो और पीड़ित परिवार को अरेस्ट करवाने की बात कही जा रही है, अरेस्ट करवाओ। जब हम लोग बोले कि कोई प्रशासन का है पूछिए उनसे, वो बताएंगे।
नहीं नहीं, हमारा कोई एडमिट नहीं है। हम लोग समाज सेवी हैं, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आया है यहाँ पे। मेरा नाम जूही प्रीतम है, मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर से। परिजन को अरेस्ट करवाया जा रहा था यहाँ से निकलने के लिए। हम लोग से बातचीत करने पर हमको ये लोग यहाँ पे अस्पताल प्रशासन जो है बैठ के मिठाई खा रहा है। ये लोग के लिए एक बोतल पानी नहीं है। जब अभी बोल कि आप लोग यहाँ से निकलिए, नहीं सबको अरेस्ट करवाया जाएगा। ये नहीं आज नहीं लाश मिल गया, आप जाओ यहाँ से। क्या परिजन लाश लेने आए थे? हाँ, परिजन यहाँ इलाज कराने आए थे, लाश लेने नहीं आए थे। केरला में समंदरी रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम। स्टेट में 10 जून से 52 दिन का एनुअल ट्रॉलिंग बैन नाफिज किया जाएगा। बैन का मकसद मैरीन रिसोर्सेज की हिफाजत और फिश ब्रीडिंग सीजन को सपोर्ट करना। 52 डे ट्रॉलिंग बैन से मछलियों की अफजाइश और समंदरी इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। इन बातों का इजहार चीफ मिनिस्टर ने किया है। अथॉरिटीज़ को उम्मीद है कि इस कदम से फिशराइज सेक्टर को लॉन्ग टर्म फ़ायदा पहुंचेगा। ഈ മൺസൂൺ കാലത്ത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ പ്രജനനം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സീസണാണ്. ആ സീസൺ സമയത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനം ഉണ്ടായാൽ, യന്ത്രവൽകൃത മത്സ്യബന്ധനം ഉണ്ടായാൽ അത് മത്സ്യത്തിന്റെ പ്രജനനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാരം പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സയന്റിഫിക് ഫൈൻഡിംഗ്. മറ്റൊരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രോളിംഗ് നിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടാവും, ഭയങ്കര എതിർപ്പുണ്ടാവും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ട്രോളിംഗ് നിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലല്ലോ. वेस्ट बंगाल में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने की तैयारी। सागरमाला 2.0 स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का फैसला। स्कीम का मकसद पोर्ट्स, कोस्टल कनेक्टिविटी और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना। सागरमाला 2.0 के ज़रिए मैरीटाइम सेक्टर में डेवलपमेंट को नई रफ्तार दी जाएगी। उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। আমরা খুব খুশির খবর পেয়েছি। গতকালই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির অনুমোদনে সাগরমালা 2 আমাদের অনুমোদিত হয়েছে দেশে। সেখানে আমরা যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সাগরমালার যে প্রপোজাল, এটা আমরা তৈরি করব এবং 22,700 কোটি টাকার প্রপোজাল আমাদের 5 বছরের জন্য আমরা রেডি করব। এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারেও কতগুলো প্রজেক্ট হবে। এই প্রজেক্টের মধ্যে পোর্ট কানেক্টিভিটি, কোস্টাল শিপিং, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ, কোস্টাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, কোস্টাল ফিশিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমাদের সাগর কাকদ্বীপ নামখানা থেকে শুরু করে নয়াচর থেকে হয়ে আমাদের খেজুরির তালপাটি থেকে আপ টু উড়িষ্যার বর্ডার উদয়পুর পর্যন্ত যে কোস্টাল ফিশারম্যানরা যে কষ্টে আছেন, তাদের ওখানে কোস্টাল ফিশিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আইসল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, যেমন আমাদের সন্দেশখালী হিঙ্গলগঞ্জ থেকে শুরু করে গোসাবা, বাসন্তী, ঝড়খালি, বকখালি ইত্যাদি নয়াচর, যতগুলো কোস্টাল দ্বীপ আছে তার ডেভেলপমেন্টও এর সঙ্গে করা যেতে পারে। कर्नाटका सरकार का एनआरआई कम्युनिटी के लिए बड़ा ऐलान। चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा है कि एनआरआई सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में तमाम ज़रूरी फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट्स फराहम किए जाएंगे। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर
सेपरेट एनआरआई सेक्रेटरीट बनाया जाएगा जहां तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। मकसद ओवरसीज कन्नड़ी गाज और एनआरआई कम्युनिटी को बेहतर सपोर्ट और फास्टर सर्विसेज फराहम करना है। ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ಆರ್ಐ ಬಹಳ ಜನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಎನ್ಆರ್ಐ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎನ್ಆರ್ಐ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇರೋಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅವರು ಬಂದಂತವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಆರ್ಐ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वेनेजुएला और इंडिया के दरमियान एनर्जी कॉरपोरेशन को मजबूत बनाने पर अहम गुफ्तगू। MEA सेक्रेटरी ईस्ट रुद्रेंद्र तांडन ने कहा कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के इंडिया दौरे के दौरान एनर्जी सेक्टर पर डिटेल टॉक्स हुई है। दोनों ममालिक ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया। वेनेजुएला इंडिया को प्रेफर्ड पार्टनर समझता है और उन्होंने कहा कि हम इस दोस्ती और कोऑपरेशन को मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं। इंडिया वेनेजुएला एनर्जी टाइज को नई रफ्तार देने के लिए दोनों साइड्स ने करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया। So President Delcy Rodriguez of Venezuela paid a working visit to India from 3 to 6 June. She was accompanied by a very large ministerial delegation that included ministers of foreign affairs, communication and information, economy and finance, science and technology, and the Minister of Transportation. Today morning, in the latter part of the morning, she met Prime Minister Modi for official talks, which went over a working lunch as well. Earlier in the morning, External Affairs Minister Dr. Jaishankar called on her, and later in the day, as we speak today, just now, the Minister of Petroleum will be calling on her. As you are aware, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. The Indian economy is a large and growing consumer of oil, and will have a stable demand growth for many years to come. Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. In fact, in our spot purchases, Venezuela has already emerged as the third largest supplier this month. So quite naturally, today's discussions focused on forging an energy partnership. While not going into details of the conversation, what did emerge from the interaction of the two leaders was that Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. They see India as a stable demander for many years to come, and therefore there exists a perfect complementarity for India and Venezuela to work in the energy sector, both upstream as well as downstream. But having said that, the discussions also went into broadening the economic partnership to other areas. Venezuela is a very large country which is resource rich, has talented, hardworking people. That is now showing the first signs to moving to a path of sustained growth. So there are huge opportunities, not just in the energy sector, but also in areas like mining, in areas like animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals. These too were discussed,
And the whole idea was to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully, and a new partnership in these areas can be forged. Overall, I would say that the conversation was very businesslike, very substantive. There was genuine warmth between the two delegations, and an acknowledgement by the Venezuelan side that India has stood with Venezuela in bad times as well as in good times. It's a long relationship, and we are a preferred partner for them going into the future. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।